जनसंख्या का वितरण पढ़ना प्रारंभ किया था। जनसंख्या के संबंध में अपन ने स्टडी प्रारंभ की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कल जो अपन ने पढ़ा था वो थोड़ा सा पढ़ा था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे अपन ने। तो अपन ने कल ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कल अपन ने इसी की शुरुआत की थी और यहीं से आज अपन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा था कल कि भाई जनसंख्या का वितरण जो है इसको कितने कारक प्रभावित करते हैं। अपन ने ये पढ़ा था कि इसको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मोटे मोटे कारक कितने हैं, मुख्य मुख्य 3 कारक आते हैं। तो मुख्य मुख्य 3 कारक आते हैं। तो पहला जो कारक आता है वो कौन सा आता है, इसका पहला कारक आता है भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा आता है, भौतिक कारक। पहला कारक अपन ने ये पढ़ा था कि भौतिक कारक है जो क्या करता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा कारक अपन ने ये पढ़ा था कि दूसरा कारक जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। तीसरा जो अपना कारक था वो कारक था सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तीसरा कारक कौन सा था अपना, तीसरा जो कारक है वो ये था सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक हैं जो क्या करते हैं, इस चीज को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। वितरण के संदर्भ में जब अपन ने पढ़ा था तब अपन ने ये पढ़ा था कि जो वितरण है वो क्या है, जनसंख्या का फैलाव है। जो जनसंख्या का जो फैलाव है, इसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। अपन ने राजस्थान का उदाहरण भी पढ़ा था कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्वी साइड में, राजस्थान में अरावली के पूर्वी भाग में क्या है, जनसंख्या का फैलाव अधिक है। जबकि राजस्थान के पश्चिमी दिशा में, राजस्थान के में जो अरावली है उसके पश्चिमी दिशा में यदि अपन बढ़े तो धीरे धीरे वहां का जो क्षेत्रफल है वो तो बढ़ता है। क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल वहां की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो पॉपुलेशन कम है। तो ये रीजन क्या है, वो रीजन आज अपने को पढ़ने हैं। कल अपन ने इतना सा जिक्र किया था कि जो वितरण है, जो जनसंख्या का जो वितरण है उसको जो कारक प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। नीतू बेटा मैसेज कर दो। तो वो कारक कौन से हैं, भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, अब देखिए इनको यदि अपन प्रारंभ से पढ़े, एक एक करके पढ़े, तो पहला कारक कौन सा अपना, भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा है, भौतिक कारक। इस भौतिक कारक का यदि अपन अध्ययन करें तो देखिए भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं, जो धरातल से जो चीजें जुड़ी है, जैसे जल की उपलब्धता है, उसके बाद में भू आकृति है, उसके बाद में जलवायु है, मृदा है। कौन कौन से कारक आते हैं देखिएगा। पहला कारक आता है जल की उपलब्धता। पहला कारक कौन सा है, जल की उपलब्धता। दूसरा जो कारक है वो कौन सा आता है, इसमें आता है भौतिक या भू आकृतियां। कौन सा आता है, भू आकृति। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है वो कौन सा करता है, वो करता है भू आकृति, यानी धरातल की जो बनावट है वो इस चीज को प्रभावित करती है। तीसरा जो कारक आता है वो कारक कौन सा आता है, तीसरा कारक आता है जलवायु। तीसरा कारक कौन सा आता है, जलवायु। और इसी का जो चौथा पार्ट आता है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, इसका नाम आता है मृदा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मृदा। ये 4 कारक
किसमें आते हैं? ये चारों के चारों कारक किसमें आते हैं? भौतिक कारक में आते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? आर्थिक कारक की। तो आर्थिक जो कारक है मतलब जिस कारक या जिस भी संसाधन के माध्यम से हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी आर्थिक उन्नति होती है, वो कारक किसमें आते हैं? वो सारे के सारे कारक आते हैं आर्थिक कारक में। तो देखिए आर्थिक कारक में कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं? तो जो आर्थिक कारक है उसमें पहला मुख्य कारक आता है खनिज। पहला जो मुख्य कारक है कौन सा है? खनिज। दूसरा जो कारक आता है खनिज के बाद में दूसरा कारक कौन सा आता है? नगरीकरण। दूसरा कारक कौन सा आता है? नगरीकरण। और इसके बाद में जो तीसरा जो कारक आता है, तीसरा कारक आता है औद्योगिकीकरण। कौन सा कारक आता है? औद्योगिकीकरण। ये तीनों कारक इसमें आते हैं, तीनों के तीनों कारक आते हैं इसमें आर्थिक कारक में। और जो तीसरा जो कारक आता है वो आता है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये कारक हैं जो क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब अपन इनका एक एक का डिस्क्रिप्शन करते हैं, एक एक का अध्ययन करते हैं कि ये कारक प्रभावित कैसे करते हैं। ये जो कारक अपन ने पढ़े हैं, प्रश्न अपना कैसे बन जाता है? प्रश्न अपना बन जाता है कि जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अब जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो कितने? वो बेटा तीन है। कितने कारक आते हैं? तीन कारक आते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये तीन कारक आते हैं। पहले की अपन बात करें भौतिक कारक की, तो सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जल की जो उपलब्धता है वो भी क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होती है वह क्षेत्र जनसंख्या के अधिक भाग को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता है उस क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव अधिक होता है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी अधिक होता है। प्राचीन सभ्यताओं को यदि अपन उठा के देखें, जितनी भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको यदि उठा के देखें तो देखने पर हमें महसूस होता है कि प्राचीन सभ्यताएं किसी न किसी जल स्रोत के किनारे ही उत्पन्न हुई है। देखिए जल जो है वो हमारा जीवन का एक अहम हिस्सा है। भोजन बनाने में जल उपयोग लिया जाता है, कृषि कार्यों में जल की उपयोगिता है, खाना पकाने में जल की उपलब्धता की आवश्यकता है, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें सीधी सीधी बात आपको क्या नोट करनी होती है? इसमें नोट करने होते हैं जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होगी, क्या? जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होगी, नोट क्या कर लेंगे अपन? सीधी सीधी नोट कर लेंगे। जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक होगा, जनसंख्या का फैलाव अधिक होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करती है। तो जल की उपलब्धता मतलब जिस क्षेत्र में जल की अधिकता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुगमता से हमें प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में जल की क्या होगी? अधिकता होगी, वहां जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। दूसरे अपन बात करते हैं भू आकृति। दूसरे किसकी बात करें? भू आकृति, यानी धरातल की जो बनावट है। देखिए धरातल की जो बनावट है मैं यहाँ आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। इलेवेंथ क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की स्थलाकृतियां। पृथ्वी की स्थलाकृतियां अपन ने पढ़ी थी। तो जो पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं उनका यदि अपन अध्ययन करें तो वो आकृतियां हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं।
वो आकृतियां हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे ये है जल भाग। ये कौन सा भाग है अपना? जल भाग। फिर यदि थोड़ा उसके किनारे की तरफ बढ़े, जैसे गंगा के क्षेत्र की बात करें, तो जो उसका किनारा है पूर्वी साइड में, जहां गंगा डेल्टा बनाती, जो दलदली जो क्षेत्र है उस दलदली क्षेत्र की बात करें तो ये दलदली भाग है। ये भाग कौन सा है? दलदली भाग है। फिर यदि इसे थोड़ा और देखें, धरातल के किसी एक पॉइंट को देखें तो कहीं ना कहीं कम ढलान वाली जगह है, ढलान के साथ साथ में वो समतल मैदानी भाग है, तो इन्हें अपन क्या कर सकते हैं? लगभग ये क्या है अपने समतल मैदानी भाग। फिर एक आकृति और पढ़ी थी अपन ने 11th क्लास में, वो आकृति आई थी अपनी क्या? पठारी भाग। वो कौन से आकृति आई थी? वो आकृति आई थी, वो आकृति की यदि बात करें तो वो पठारी भाग था। फिर यदि उसके बाद में और भाग की बात करें तो एक भाग है अपना पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग। अब देखिएगा, यदि अपन इनको गौर से देखें और अपने को ये ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपको इसी क्षेत्र में से कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? निवास करना है। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? निवास करना है। तो देखिए, निवास करने का ऑप्शन यदि स्वयं अपने को दिया जाए तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं ये कहूं कि अपन कहां निवास करेंगे, तो मेरे हिसाब से हम सभी लोग इस क्षेत्र में निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं समतल मैदानी भूभाग में। समतल मैदानी भूभाग में हम क्या करते हैं? अधिक से अधिक जनसंख्या का वितरण होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखिए, समतल मैदानी भूभाग है, यहाँ हमें आवास बनाने में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हम यहाँ आवास बना सकते हैं। यदि परिवहन की बात करें, यदि क्षेत्र में परिवहन के संसाधन उपलब्ध करवाने हैं तो हम परिवहन का मार्ग भी इस क्षेत्र में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा बात करें किसी भी प्रकार की सुविधाओं की यदि बात करें तो वो भी, यदि कृषि की बात करें तो यदि ढलानी क्षेत्र है, यदि पर्वतीय ढलान का क्षेत्र है या दलदली भाग है या पठारी भाग है, यदि हम वहां कृषि करना चाहें तो हम वहां कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो हमें कैसे मैदानों की आवश्यकता है निवास करने के लिए? कैसी आकृति की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है लगभग समतल मैदानी भाग हो। जितने ज्यादा समतल मैदानी भाग होंगे उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, देखिए ये बात समझ में आ गई होगी कि भू आकृतियां कैसे प्रभावित करती हैं। तो भू आकृतियां क्या करती हैं? समतल मैदानी जो भाग है, समतल मैदानी जो भाग हैं उन भागों में जनसंख्या का फैलाव अधिक होता है, जनसंख्या को अधिक आकर्षित करते हैं ये भाग, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होती है? जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किसकी करें? जलवायु। इसकी बात कर लें अपन, छोटी सी बात इसकी भी कर लेते हैं कि जलवायु कैसे प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण। देखिए, अपन ने 11th क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, यदि आपको याद हो तो वो मैं एक चित्र ही बना देता हूं सीधा आपके लिए। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, कटिबंध क्षेत्र पढ़े थे। अपन ने क्या चीज पढ़ी थी? अपन ने कटिबंध पढ़े थे। तो देखिए, जलवायु क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, किसी ना किसी क्षेत्र में जब अपन ये पढ़ाते हैं क्लास में, क्लास में अपन ये पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ो बेटा, ठीक ठाक ही पढ़े होगे मेरे हिसाब से, और बाकी टेप बना दिया है ना। अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि ये जो इसके बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका अपन ने क्या कहा? 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते? 0 डिग्री अक्षांश अपन ने इन्हें कहा, जिसका नाम था भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या था? भूमध्य रेखा, या फिर इसको अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था? विषुवत रेखा। ये भी पढ़ा था। फिर देखिए, अपन ने कटिबंध पढ़े थे। जो कटिबंध अपन ने पढ़े थे वो कटिबंध कैसे पढ़े थे? अपन ने इस प्रकार से पढ़े थे, ये 23.5 डिग्री से करेक्ट
उत्तरी गोलार्ध में, फर्क है। इधर भी 23.5 डिग्री है, इधर 23.5 है। इसका नाम हमने क्या पढ़ा था? मकर रेखा। इसका नाम हमने क्या पढ़ा था? मकर रेखा पढ़ा था। इसके बाद में अपने इसी कटिबंध को नाम क्या दिया था? देखिए अपने ये पढ़ा था कि वर्ष भर सूर्य इसी कटिबंध के मध्य घूमता है, तो अपने इस कटिबंध का नाम क्या था? अपने इसका नाम क्या दिया था? उष्ण कटिबंध। इसके बाद में अपने एक कटिबंध अपना ये आया, कितना आया? 66.5 डिग्री। इसका नाम अपने क्या दिया था? आर्कटिक रेखा। इसका नाम क्या था? आर्कटिक रेखा। इधर जो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश गुजरता है, वहां अपने इसका नाम दिया था अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। फिर यहाँ जो क्षेत्र आता है उसको अपने नाम दिया था उत्तरी ध्रुव, और इधर वाले क्षेत्र को अपने नाम दिया था दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए उष्ण कटिबंध के पास में अपने क्या पढ़ा था? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। इसका नाम हमने पढ़ा था शीत कटिबंध। इसका नाम शीतोष्ण कटिबंध। इसका नाम शीत कटिबंध। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि यदि जिस क्षेत्र की जलवायु कठोर है, जहां वर्षा अधिक होती है, जहां का तापमान अधिक है, क्या हम ऐसे क्षेत्र में निवास करेंगे? नहीं करेंगे। जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो यानी अतिवृष्टि हो, जिस क्षेत्र का तापमान इतना ज्यादा हो कि हमारा शरीर उस टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर पाए, उस टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर पाए, तो हम ऐसे क्षेत्र में निवास नहीं करेंगे। तो ये चीज अपने पढ़ी थी कि उष्ण कटिबंध का तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। हमारा शरीर इस तरह की तापमान को या इस प्रकार की जलवायु को सहन नहीं कर पाता है। तो मतलब हम उष्ण कटिबंध में यानी ऐसा क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित नहीं करते, मतलब हम ऐसे क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा नहीं होती हो, जहां अकाल गिरता। दूसरा, जहां ठंड इतनी भयंकर हो कि उसका तापमान, उसका जो ताप है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो? वो उष्णांक बिंदु से नीचे हो। वो किससे हो? उष्णांक बिंदु से नीचे हो। यानी शीत कटिबंध जो है, इन क्षेत्रों में वर्षा न के बराबर होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा न के बराबर होती है। दूसरी बात, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक है कि यहाँ परमानेंटली क्या होता है? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम है, यानी यहाँ बर्फ जमी रहती है, वर्ष भर बर्फ रहती है। तो क्या हम ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहाँ का तापमान कम है एकदम से और वर्षा भी नहीं होती है, यानी विषम जलवायु क्षेत्र है, तो हम ऐसे क्षेत्र में भी निवास नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र भी जनसंख्या को क्या नहीं करते हैं? आकर्षित नहीं करते। तो हम ऐसे क्षेत्र में निवास करना पसंद करते हैं जहां क्या हो? जहां सम जलवायु हो, जहां की जलवायु अत्यधिक परिवर्तित नहीं होती हो, जहां की जलवायु अत्यधिक क्या नहीं होती हो? प्रभावित नहीं होती हो, परिवर्तनशील नहीं हो। तो ऐसा क्षेत्र जहां की जलवायु क्या नहीं होती हो? परिवर्तनशील नहीं हो, ऐसा क्षेत्र
जहां की जलवायु वर्ष भर या लंबे समय तक लगभग एक समान रहती है। जैसे ना तो ज्यादा ठंड हो और ना ही ज्यादा ताप अधिक हो, गर्मी, तो ऐसे क्षेत्र में हम आप निवास करते हैं। यानी सम जलवायु वाले क्षेत्र क्या करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आई इसकी मृदा। मृदा भी अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ी। मृदा भी अपन ने क्या किया था, 11वीं क्लास में पढ़ी थी। तो मृदा की यदि अपन बात करें कि भाई मृदा कैसे प्रभावित करती है, तो ऐसा भूभाग जहां की मृदा अत्यधिक उपजाऊ हो, जो कृषि करने योग्य हो, जहां अत्यधिक प्रकार की वनस्पति हो, उपजाऊ भूभाग हो, उस क्षेत्र वह क्षेत्र क्या करता है, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है और ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक होता है। अपन ने एक कारक पढ़ा, कौन सा, देखिए एक बार दोबारा देखिए, अपन ने भौतिक कारक पढ़ा। भौतिक कारक में अपन ने देखा कि भौतिक कारक में कौन से तत्व हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अपन ने ये पढ़ा कि पहला कारक आता जल की उपलब्धता, यानी जहां जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होगी उस क्षेत्र में क्या होगा, जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। और इसके विपरीत जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता न के बराबर है यानी कम है, उस क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या का वितरण कम रहता है, यानी जनसंख्या का भूभाग वहां कम निवास करता है। फिर अपन ने पढ़ा भू आकृतियां, यानी भू आकृतियां कैसे प्रभावित करती हैं, यानी समतल मैदानी भूभाग जो हैं उन क्षेत्र क्या करते हैं, जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जब वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां अधिक से अधिक निवास करते हैं। उसके बाद में जलवायु, तो जलवायु की यदि बात करें तो सम क्षेत्र में, सम जलवायु वाले भूभाग में जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसके बाद में मृदा भी यानी उपजाऊ भूभाग में, उपजाऊ जो भूभाग है उस भूभाग में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो अपना पहला कारक हो गया कौन सा, भौतिक कारक। दूसरा कारक अपना आता है आर्थिक कारक। तो स्टूडेंट्स अपने पास में समय की कमी है। एक्चुअल में जो रेगुलरली क्लास है आपके हर सब्जेक्ट की जो क्लास है वो 1 तारीख से परमानेंटली अकॉर्डिंग